एचसीओ, भारत चीन संबंध और एस जयशंकर। इस बीच में दलाई लामा का अभी वर्तमान में जो है चयन की प्रक्रिया भी चली। तो इन पर एचसीओ जो बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, इसमें एस जयशंकर चाइना हाँ 2 द्विपक्षीय बैठक के लिए चाइना गए हैं। नमस्कार दोस्तों, तो जानते हैं हम आज का मेरा टॉपिक है जो हमारे एस जयशंकर है, ये चाइना गए हैं, जो कि अभी एचसीओ की बैठक चल रही है उसमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इनका जो मोटिव है, तो मेन मोटिव तो ये है कि ये जो अपने एलएसी वाला एरिया है तो उसकी जो है स्ट्रेस को कम करना और जो द्विपक्षीय संबंध है इनको नॉर्मल करने की जो है डायरेक्शन देने का काम करेंगे। ऐसे ही ये वहाँ पे बयान देते हैं। वहाँ के जो विदेश मंत्री है उनसे ये बातचीत करते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति से मिलते हैं और सुरक्षा, शांति की और व्यापार में जो है एक कदम आगे बढ़ने की ये बातचीत करते हैं। और जो कि अब 2020 में गलवाना जो झड़प हुई थी, वॉर हुआ था, उसको भी ये सुलझाने की बात करते हैं, क्योंकि उससे 5 साल तक मानसरोवर यात्रा रुकी और जो है व्यापार में भी थोड़ी हमें कड़वाहट देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं क्या है टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया चाइना मस्ट मूव फॉरवर्ड ऑन de-escalation, जयशंकर टेल्स वांग। जैसा कि हम जानते हैं कि गालवाना के बाद ये हमारी जो है फर्स्ट बैठक है एचसीओ के साथ। इस पे जो है आतंकवाद पे हम चाइना से बातचीत करते हैं। तो इसमें आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और हितों के आधार पर स्थिर संबंधों की जो है वकालत जयशंकर करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और जो है तनाव इनको कम करने पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है कि जितने भी तनाव पैदा करने वाले हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो गलवाना वाला मुद्दा हो, या फिर हमारे जो है ट्रेड वाला हो, तो इन सब के ऊपर इन्होंने जो है बात की है, अपना मतलब प्रस्ताव रखा है इन सबको सुलझाने के लिए। तो इनसे हमें जो है अच्छे संबंध देखने को मिल रहे हैं। तो हाँ, हम जानेंगे इसमें कि यात्रा पे जयशंकर है, एस जयशंकर, एचसीओ क्या है, गलवाना 2020 क्या है और दलाई लामा उत्तराधिकारी भारत चीन संघर्ष देखेंगे कि इनमें क्या मतभेद हो रहे हैं। इनसे जो है भारत और चाइना के जो रिलेशंस है उन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जैसे कि एलएसी कहते हैं, तो इन पे सैन्य गतिरोध लगा हुआ है। ये अक्साई चीन वाला एरिया जो है, इसमें 2020 में जो है युद्ध हुआ था, तो इसमें भारत के सैनिक मारे गए थे, समथिंग 21 या 45 ऐसे कुछ, और जो चाइना के थे वो 4 सैनिक मारे गए थे। ये इन्होंने अचानक किया था, जबकि ऐसे ही हमें 62 में भी एक वॉर देखने को मिलता है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इन पे बहुत भरोसा किया था, पर इन्होंने जो है उनका भरोसा तोड़ा था। जिस टाइम इन्हें लगता था कि चाइना हमारा साथ देगा, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे उनको, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, विपरीत स्थितियाँ दिखाई दी। इस बीच हुआ क्या कि भारत चीन के जो संबंध थे उनमें कड़वास आई, और उसके साथ साथ हमारा कहीं ना कहीं इन पे जो भरोसा था, अटूट भरोसा, तो उसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा धक्का लगा और इसकी बहुत आलोचना भी देखने को हमें मिली थी। उसके बाद इस टाइम पे ऐसा भी हुआ था कि जो है जुमले दिए गए थे, स्लोगन दिए गए थे कि हिंदी चीनी भाई भाई। तो ये सब तो वहाँ से हमारे जो है संबंधों में कड़वाहट आई थी। उसके बाद सीमा तनाव कम करने और द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की डायरेक्शन में हम प्रगति करेंगे। जो 2020 में गलवाना घाटी संघर्ष हुआ था, उसके बाद फर्स्ट टाइम था ये कि जब एस जयशंकर विदेश यात्रा कर रहे हैं, वो भी चीन में गए हैं। इनमें बहुत सारा तनाव देखने को मिला था 20 के बाद। जो ये संघाई
सहयोग संगठन है, इसकी बैठक 14 से 15 जुलाई को है। तो विदेश मंत्रियों की ये विभिन्न देशों से यहाँ पे विदेश मंत्री आएंगे और उसमें बैठक होगी। सब अपने अपने देश की शांति के लिए यहाँ पे जो है बातचीत करेंगे। पिछले 9 महीनों में हम देखते हैं कि जो है चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन्स है उनको नॉर्मल करने के लिए हम कोशिश प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे जो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, वो भी जो रक्षा मंत्रालय की चाइना में जो बैठक हुई थी उसमें दिखाई देते। ऐसे हमारे पीएम है, ये भी एक बार हमें वहाँ जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे एक एरिया है तो वहाँ पे पीएम ये जो शी जिनपिंग है उनके साथ मिले। इनको सुलझाने के लिए जो गलवाना संघर्ष हुआ था उसको सुलझाने के लिए अफ़गान में इन्होंने जो है सुलझाने के लिए मतलब इन्होंने मीटिंग करी थी। जो LAC है उस पर शांति बनाए रखने की आवश्यकता हमें है, कम और जो तनाव है उसे कम करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये SCO की जो बैठक है वो तियानजिन में हो रही है। तो ये तियानजिन यहाँ पे पड़ता है, ईस्ट जो चाइना सी है उसके जो है वेस्ट में हमें ये देखने को मिलेगा। ये वाला एरिया है जहाँ पे हमारे जो है एस जयशंकर बैठक के लिए गए। व्यापार और सहयोग की बात करें तो व्यापारिक बाधाओं को हटाने की अपील की गई है। जो हमारे भारत और चीन के संबंध है उनमें व्यापार में जो बहुत सी बाधाएं आती है, जैसे कि अभी हाल ही में इन्होंने ऑटोमोबाइल को आपूर्ति बंद करी थी। इसी के साथ हम 3-4 और आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ है जिन पे इन्होंने रोक लगाई थी। एस जयशंकर ने प्रतिबंधात्मक व्यापार जो रोक लगाया है, इन्होंने प्रतिबंध लगाए कि हम यहाँ से खनिज नहीं भेजेंगे या फिर कुछ ट्रेडिंग में कटौती करेंगे। तो इनको और जो बाधाएं जैसे कि LAC जैसी विवाद है इनसे बचने का आह्वान किया है। महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्यात प्रतिबंधों से बचने की सलाह दी है कि जब हम पर्टिकुलरली हम इतना बड़ा पॉपुलेशन रखते हैं तो हमें जो है पर्टिकुलर टाइम से जो है हमें खनिज मिलने चाहिए। इन पर प्रतिबंध लगाने से हमारा भी नुकसान है और आपके भी नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि हम बड़ी मात्रा में ये चीज़ें जो है भारत में निर्यात करते हैं। उसके बाद लोगों के बीच संपर्क, यानी कि जो भारत के लोग हैं वो चीन पे जाए और चीन के लोग भारत में आए, तो आपसी संबंधों को ये बनाए रखे। और जो है ये एयरलाइन की भी सीधी बात करते हैं कि सीधी उड़ानों को भी बढ़ावा देना चाहिए। मतलब जैसे कि यहाँ भारत से जो है हमारे एरोप्लेन्स वगैरह ये वाली एयरलाइंस में बढ़ोतरी हो, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए उचित सुविधाएं हमें मिल सके। उसके बाद चीन है, तो चीन ने जो है हम पे प्रतिरोध लगाए थे, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनियाँ थी उनसे रेयर अर्थ की आपूर्ति को रोक लिया था। जो रेयर अर्थ होते हैं उनमें जहाँ ऑटोमोबाइल कंपनी में मतलब जो हमारे चार्जर केबल, डाटा केबल वगैरह आती है वो उनके जो खनिज होते हैं वो अभी भारत में अवेलेबल है, पर उनके लिए इतनी टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है कि उन्हें हम भारत में क्रिएट कर सके। तो इसमें भारत को बहुत धक्का देखना पड़ा है एक तरह से, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप नहीं कर पाया अच्छे से। उसके बाद फर्टिलाइज़रों की आपूर्ति को भी बाधित किया है चाइना ने। जो आईफोन बनाने वाली कंपनी है तो वहाँ पे जो भारत में कंपनी अवेलेबल है वहाँ पे चीन के इंजीनियर्स काम करते, तो जो चाइना वाले हैं उन्होंने चाइना के जो पर्टिकुलर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने उनके जो इंजीनियर हैं उनको भारत से वापस बुलाने की बात कही गई है। इससे जो है भारत के एप्पल कंपनी है, आईफोन कंपनी है, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलने की आशंका है। उसके बाद भारत ज़ीरो टॉलरेंस नीति का पॉलिसी का जो है इस्तेमाल करता है आतंकवाद, और भारत की ज़ीरो टॉलरेंस नीति हमें देखने को मिलेगी। दलाई लामा जो उत्तराधिकारी का मुद्दा है, तो इसमें ऐसे था कि जो भारत में चीन से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो वो बोलते हैं कि जो भारत है
ये चीन के बीच में जो दलाई लामा उत्तराधिकारी का अभी मैटर चल रहा है, तो उस पर दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो ये आंतरिक रूप से उनके चीन के जो है नीतियों में भारत दखल अंदाजी कर रहा है, ऐसा बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ के मिनिस्टर्स है वो बोलते हैं कि दलाई लामा एक, तो पहली बात तो जब कोई जो प्रीवियस दलाई लामा है तो उसकी पहले डेथ होगी, फिर वो पुनर्जन्म किसी के रूप में लेगा, तब जाके जो है दलाई लामा चुना जाएगा। और जो दलाई लामा है वो उन्होंने एक शायद स्टेटमेंट दिया है, उसमें बताया कि वो है जो चाइना में दलाई लामा है उसके लिए वो उसकी रेस्पेक्ट में वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसे कुछ स्टेटमेंट आया था एक। उसके बाद जो दलाई लामा है तो वो इनका कहना है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में दलाई लामा के जो पद पे है वो इसको चुनने के लिए जो है पर्टिकुलर आयोजन करेंगे, जबकि वहाँ के जो मिनिस्टर्स है वो बोल रहे हैं कि हमसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो हाल ही में हमारे पहलगाम में हमला हुआ था तो उसमें भारत का कहना है कि मतलब यहाँ पे हमारे रिश्तों में यहाँ पे अनबन पाकिस्तान को ये चीन समर्थन देता है। तो हम बोलते हैं, हमारा तो मानना है कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था तो चाइना पाकिस्तान के तरफ बोला और उसको समर्थन दिया, और जब चीन है वो पाकिस्तान को जो है फैसिलिटीज़ देता है, फंड देता है, तो इन सब को जो है हमारे जो रिलेशन से नॉर्मल करने के लिए इसमें हमें बाधाएं देखने को मिलती है। आतंकवाद पर भारत की ज़ीरो टॉलरेंस नीति को हम देख चुके हैं। उसके बाद सकारात्मक मतलब पॉजिटिव जो है हमारे वे से, पॉजिटिव वे से हम क्या कदम उठा रहे हैं, तो प्रगति और भविष्य की दिशा, जैसे कि हम हाल ही में देख रहे हैं 5 साल बाद 2020 में जो गलवाना वॉर हुआ, उसके बाद कैलाश मानसरोवर इफेक्ट पड़ा इस पे और ये बंद हो गई थी। तो हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनरारंभ किया है जो 2020 में निलंबित थी। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के मंच पर कूटनीतिक संवाद में देखने को मिलता है। दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ने की हमें जो है सिचुएशंस दिखती है कि इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विश्वास आ रहा है, और जो है एक दूसरे को विदेशी निर्यात आयात में भी ये व्यापार में जो है मदद करेंगे आगे चल के। SCO क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई के चीन के शंघाई में हुई। इसका मेन मोटिव है क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। जो इसके पर्टिकुलर 10 जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, तो वो है भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। जैसा कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान, कजाकिस्तान सारे जो मतलब ये मुस्लिम कंट्रीज़ है लगभग, तो ये है। अब पाकिस्तान इसमें मेन तो भारत चीन संबंधों को ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है इनका, क्योंकि पाकिस्तान का समर्थन भी ये करता है। जो चीन है इसके पास वीटो की पावर है, जैसे कि हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें भी ये बड़ा पद रखता है। इसके पास जो है चीन के पास वीटो है, तो इस वजह से ये बहुत बड़ा मतलब रखता है। इसके एक फैसले को भी इसकी जो वीटो पावर है वो एक फैसले को बदल सकती है। उसके बाद जो SCO है उसके पर्यवेक्षक देश है तो वो अफ़गानिस्तान, मंगोलिया है, जो चाइना के ऊपर सिचुएटेड मंगोलिया और अफ़गानिस्तान, जैसा कि हम जानते हैं भारत से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के वेस्ट में वो है। अब संवाद साझेदार देश है तो ये सऊदी अरब है, तुर्की है, श्रीलंका और नेपाल है। इसके बाद हम देखते हैं कि SCO के जो मेन मोटिव क्या है, तो इसका मेन मोटिव क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद से मुकाबला करना है, इससे निपटारा करना है, इन सबको मतलब कम से कम करना है। उसके बाद हमारा कल्चर और जो पीपल्स हैं उनके बीच जो है कनेक्टिविटी बढ़ाना है।
इससे ऐसे कि किसी भी एरिया का कल्चर एक दूसरे लोगों में जाए और लोगों के बीच कनेक्टिविटी बनी रहे। एचसीओ में जो हम देखते हैं भारत के क्या क्या योगदान है, तो इसमें 2017 में भारत एचसीओ का जो है पर्टिकुलर पूर्ण सदस्य बन गया। उसके बाद भारत आतंकवाद विरोधी नीतियों और क्षेत्रीय स्थिरता में सक्रिय भूमिका निभाता है। 2023 में भारत ने एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और जो हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे सांस्कृतिक सहयोगों को भारत बढ़ावा दे रहा है। एससीओ का महत्व और जो आने वाले फ्यूचर में क्या क्या हम देखेंगे, तो पीस इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। जैसा कि हम जानते हैं शांति हम हमेशा सुंदर होती है, तो एससीओ यूरेशिया में शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास का प्रमुख मंच है। भारत के लिए एससीओ एरिया को मतलब पर्टिकुलर एरिया के प्रभाव और सहयोग बढ़ाने का अवसर देता है और जो ट्रेड है और कल्चर है उस पर भी ये जोड़ देता है कि एक दूसरे की कंट्री का ट्रेड भी हो और कल्चर का भी एक्सचेंज हो। इसका हम कंक्लूज़न देख लेते हैं और आने वाले फ्यूचर की क्या संभावना है वो भी देख लेते हैं। तो जो एस जयशंकर है उसकी यात्रा बता रही है कि भारत चीन संबंधों में सकारात्मक प्रगति रेखांकित है और सीमा पर जो एलएसी सीमा है उस पर शांति और ट्रेड जैसे सहयोग में लंबे टाइम तक दिख सकते हैं। वैश्विक स्थिरता के लिए भारत चीन सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।